तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है थर्मोकेमिस्ट्री। ओके। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट होगा इंटरनल एनर्जी। इसके बाद हम लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद एंथैल्पी और लास्ट में लेंगे हम हीट कैपेसिटी। ओके। तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे इंटरनल एनर्जी। तो देखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि सिस्टम की एक ऐसी एनर्जी जो सिस्टम के केवल इंटरनल पार्ट पर डिपेंड करती है। मींस उस सिस्टम के जो इंटरनल पार्ट की क्वांटिटी है, मैटर है, बल्क पार्ट जो है, उस पर डिपेंड करने वाली जो एनर्जी है उसे ही हम बोलते हैं क्या? इंटरनल एनर्जी। यही लिखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम which is sum of all energies present in system means, और हम ये कह सकते हैं कि इन internal part of system। समझ गए बच्चों कि एक ऐसी एनर्जी जो सिस्टम के इंटरनल पार्ट में जो मैटर है, जो क्वांटिटी है, जो बल्क पार्ट है, उसमें जितनी एनर्जीज होती हैं उन सब का सम कर दें तो वो टोटल एनर्जी जो निकलेगी सिस्टम की उसे ही बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। मींस इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा क्या कि अगर हम यहाँ देखें तो इक्वल टू फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पार्टिकल्स की न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है, बॉन्डिंग एनर्जी और जितनी भी एनर्जीज हो सकती हैं सिस्टम के अंदर, उन सारी एनर्जीज का सम कर दें तो वही क्या कहलाएगा बच्चों? इंटरनल एनर्जी। अब मैं ये बता दूं कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। समझ गए ना? हम ये कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, कैन नॉट मेजर्ड एब्सोल्युटली। क्यों नहीं हो सकती एब्सोल्युटली? क्योंकि ये सारी एनर्जीज को एक एक करके मेजर करना कि रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना, ट्रांसलेशनल एनर्जी, सिस्टम के सारे एटम्स की न्यूक्लियर या न्यूक्लियस की एनर्जी, उनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, उनकी बाइंडिंग एनर्जी, ये सारी एनर्जी एक एक करके इंडिविजुअल सेपरेटली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। बस हम ये जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है एक स्टेट फंक्शन है। तो ऐसे में सिस्टम की अगर हम स्टेट में कोई चेंज करते हैं तो होने वाला इंटरनल एनर्जी चेंज मींस डेल्टा यू, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये होगा E2 या U2 माइनस U1। मींस फाइनल में स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, इनिशियल स्टेट में क्या थी इंटरनल एनर्जी, तो जब सिस्टम का कोई भी प्रोसेस हुआ सिस्टम में, उसकी स्टेट चेंज हुई, तो इसमें कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है उसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये है डेल्टा यू, या इसी को डेल्टा ई भी बोलते हैं। समझ गए ना? तो हम यहाँ पर जो है u के सिंबल यूज कर रहे हैं तो ये u लिख सकते हैं। अगर हम डेल्टा ई भी लिखें तो ये भी गलत नहीं है, इस तरह से। तो डेल्टा ई जो है या डेल्टा यू है वो एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि स्टेट में चेंज करके और हम उसमें होने वाले इंटरनल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी आगे बढ़े तो जो इंटरनल एनर्जी है एक स्टेट फंक्शन है, ये तो मैंने अभी बताया, और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि सिस्टम छोटा है या बड़ा है उस हिसाब से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। इसके अलावा अगर हम और भी आगे बढ़ें तो डेल्टा ई कहाँ कहाँ किस तरह से रिलेटेड है, तो जब आप आइसोकोरिक प्रोसेस देखते हैं तो डेल्टा ई इक्वल्स टू यू। ओके। और इस तरह से यहाँ पर अगर हम कहें कि जो Q है हीट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट, वो एक स्टेट फंक्शन के इक्वल हो गई। मींस Q भी यहाँ पर क्या बन गई? स्टेट फंक्शन। और एडियाबैटिक प्रोसेस में चले जाएं तो डेल्टा ई W के इक्वल है। मींस
सिस्टम में जो भी वर्क होगा या सिस्टम द्वारा जो वर्क होगा वो सिस्टम की केवल इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। तो यहाँ पर वर्क भी एक स्टेट फंक्शन बन गया। इसके अलावा आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो डेल्टा ई जो है इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसका सम के इक्वल है। यहाँ पर क्यू प्लस डब्ल्यू भी एक स्टेट फंक्शन बन गया क्योंकि वो डेल्टा ई के इक्वल दिख रहा है, और डेल्टा ई जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि वहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम की एक ही होती है। ऐसे में जो E2 है और E1 है मीन्स U1 और U2 वो दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी कहाँ स्टेट फंक्शन की इक्वल है कहाँ नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कि यूनिट्स के बारे में। तो देखो भैया, तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये एक एनर्जी है, और एनर्जी है तो इसकी वो यूनिट सभी होंगी जो एनर्जीज के लिए लगती हैं। मीन्स कैलोरी हो गया, जूल हो गया, अर्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। और सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई, कैलोरी, फिर उससे छोटी जूल, उससे छोटी अर्ग, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बारे में इन एनर्जीज के रिलेशन मैंने ऊपर बता रखे हैं। अगर हम एक आइडियल गैस में पहुंचे तो आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT। इसका मतलब है कि एक आइडियल गैस या आइडियल सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन है, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। और अगर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ पर भी जो डेल्टा ई है वो क्या होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन है। और अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर में चेंज नहीं करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मींस डेल्टा ई जीरो होगा। बात क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से ये कुछ इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड टर्म है। एक रिलेशन और बता दूं कि अगर हम एक आइडियल प्रोसेस देखते हैं तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी ये जीरो होता है, किसमें, चाहे एक्सपांसन कराया जाए और चाहे कंप्रेशन कराया जाए। मतलब जो आइडियल सिस्टम्स होते हैं उनके वॉल्यूम में आप कितना भी चेंज कर दो, उनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि जो आइडियल सिस्टम होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्सन है, और अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के और वॉल्यूम चेंज किया है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये किसके लिए है, आइडियल गैसेस के लिए। लेकिन रियल गैसेस में ऐसा नहीं होगा, उसमें डेल्टा भी जैसे जैसे चेंज होगा, मींस वॉल्यूम अगर आप एक्सपांसन कराओगे तो डेल्टा ई डिक्रीज होता है, और ये जो डिक्रीज होता है एक 180 एम्प्रेसर अगर चेंज हो जाए वॉल्यूम को चेंज करने से तो सिस्टम का टेम्परेचर जितना डिक्रीज हो जाता है उसे बोलते हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, वो हम अलग से देखेंगे। तो ये था मेरा इंटरनल एनर्जी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स थे, इनको ही अच्छी तरह से याद रखना है। इसी से रिलेटेड क्या होते हैं बच्चों, क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है एनर्जी और वर्क के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है। समझ गए ना, कि जो फर्स्ट लॉ है ये बताता है कि जो एनर्जी है और वर्क है ये किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से, और जब एक प्रकार की एनर्जी डिसअपियर होती है तो दूसरे प्रकार की एनर्जी अपीयर्स होती है। यही सब बताया गया है इस लॉ में। इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, समझ गए ना, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात क्लियर है बच्चों। इसमें बोला गया कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, क्रिएटेड की जा सकती है, और ना ही किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय, नष्ट की जा सकती है। इसका केवल चेंज होता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं।
सपोज ये एक सिस्टम था, ठीक है, इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है, ये क्या है इसकी इनिशियल एनर्जी E1, ठीक है। ये जो है हीट सप्लाइड की गई, ठीक है, सप्लाइड ऑन सिस्टम, और ये है वर्क डन ऑन सिस्टम, ठीक है, कि सिस्टम पे वर्क किया गया W, क्यों हीट सप्लाई की गई, तो उस समय और उसकी जो इंटरनल एनर्जी इनिशियली थी वो है E1, तो टोटल एनर्जी बढ़ के ये हो गई, ठीक है, फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी जो होगी बच्चों वो इनिशियल कितनी थी प्लस आपने कितना वर्क कर दिया, कितनी हीट सिस्टम को सप्लाइड कर दी, इन सब के सम के इक्वल होगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे E2 इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W, या E2 माइनस E1 इक्वल टू Q प्लस W, या डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। इसे बोलते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। समझ गए बच्चों कि ये है फर्स्ट लॉ का इक्वेशन। बस यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो Q और W की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो साइन कन्वेंशन के अनुसार लेनी है। मींस अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो हीट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे पॉजिटिव साइन में लेना है, और अगर सिस्टम ने हीट रिलीज की है तो Q की जो वैल्यू लेंगे आप उसे निगेटिव साइन के साथ लेंगे। जस्ट ऐसा ही अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया है, ठीक है, तो मतलब कि बाहर से सराउंडिंग से जो वर्क है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है, तो W का जो न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे वो पॉजिटिव साइन में लेना है, और जब एक्सपांसन में लिखा है तो W की न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों आपको निगेटिव साइन से लेना है। मींस वर्क डन ऑन सिस्टम तो W की न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, वर्क डन बाय सिस्टम तो W की न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव रखोगे। ओके, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि अ सिस्टम गिव्स, ठीक है, गिव्स आउट 20 जूल ऑफ हीट एंड आल्सो डज 40 किलो जूल ऑफ वर्क, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। सिस्टम गिव आउट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको Q कह रहा है कि -20 जूल एंड आल्सो डज, ठीक है, और W वो वर्क कर रहा है 40 जूल का। तो पूछा गया है कि डेल्टा E क्या होगा, तो जब हम इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे तो डेल्टा E इक्वल टू यहाँ तो हो जाएगा 20 प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है, 40, तो ये आ जाएगा -60 जूल, ठीक है। तो इस तरह से आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहे हैं तो Q और W के साइन का ये यूज करोगे। यहाँ पर हमें साइन चेंज नहीं करना इस फॉर्मूले में, ये तो फॉर्मूला ही यही है, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। बस आप W और Q आपको न्यूमेरिकली देखना है क्या दिए गए हैं, उस हिसाब से सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 160 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो W हो गया 160 जूल, ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम एट दी सेम टाइम 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट, और जो Q है वो कह रहा है कि इसमें से 100 जूल गिवन आउट फ्रॉम सिस्टम मतलब बाहर जा रही है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, तो आप लिखेंगे Q प्लस W। तो डेल्टा E, Q कितना हो गया बच्चों 100 और वर्क कितने का है 160 का, तो 60 जूल का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा जो पॉजिटिव वैल्यू है। मींस अगर हम कहें E2 माइनस E1 और ये पॉजिटिव 60 आ रहा है, तो जो E2 होगा वो E1 जो रहा होगा और प्लस कितना 60, इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, मीन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बात क्लियर है। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी -80 जूल एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 40, ठीक है, वर्क डन क्या लिखा है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी -80 एंड वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन बाय सिस्टम दे रखा है और ये है, हम यहाँ लिख दें, ये है, इसको साइन हटा दें कि ये है डन बाय सिस्टम इज 40 जूल, कैलकुलेट हीट चेंज।
कि कितना हीट चेंज आया। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा ई की वैल्यू लें तो माइनस कितना हुआ बच्चों, 80 जूल। डब्ल्यू वर्क डन बाय सिस्टम, तो माइनस कितना हो गया, 40। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखें माइनस 80 इक्वल टू क्यू और माइनस क्या बच्चों 40। तो क्यू इक्वल टू माइनस 80, ठीक है, और ये हो जाएगा 40। तो ये हमारे पास हो गया, क्या लिखा था, वर्क डन बाय द सिस्टम इज ठीक है, प्लस 40 माइनस 40 था ना, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस 40 जूल। तो ये था हमारे पास प्लस 40 जूल कह रहा है ना। तो सिस्टम वर्क, तो यहाँ पर डब्ल्यू ऐसे ले लें, ठीक है, उसमें जो साइन दिए हैं वही साइन यूज करो। तो यहाँ पर हमारे पास ये साइन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास Q प्लस ये हो गया W। यहाँ पर मैंने जो साइन दे रखे हैं क्वेश्चन में बच्चों वही साइन यूज करोगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, उसने साइन 40 जी दे रखा था तो यहाँ लिखा 40। तो ये हो गया, तो ये एनर्जी हो गई कितनी, माइनस 120 जूल। इतनी हीट कम हो जाएगी सिस्टम से, इतनी हीट रिलीज हो गई। और वैसे भी समझो, देखो इंटरनल एनर्जी माइनस में है, वर्क डन बाय सिस्टम 40 जूल, तो सिस्टम के लिए तो एनर्जी तो निगेटिव हो गई ना। तो इस तरह से जो हमें साइन दे रखे हैं हम उसको यूज करके देखेंगे। तो इस तरह से सिस्टम में टोटल माइनस 120 जूल का हीट चेंज हो जाएगा, मींस इतनी हीट सिस्टम से निकल के बाहर चली जाएगी। बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो जो साइन दिए थे मैंने वही यूज कर दिए। फिर है 550 जूल वर्क इज डन बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन अ साइक्लिक प्रोसेस, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन वन साइकिल। तो देखो बच्चों, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं डेल्टा ई 0 होगा। तो हमारे पास बचेगा Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब ये कह रहा है कि 550 वर्क इज डन बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो इन द साइकिल द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई। तो यहाँ पर जो W दे रखा है वो माइनस कितना हो जाएगा, 550 जूल। तो Q इक्वल टू माइनस माइनस 55 जूल। तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, माइनस माइनस 550 मीन्स 550 जूल। तो ये इसका आंसर होगा। मीन सिस्टम 550 जूल हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब इतना वर्क हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितनी हीट चेंज एब्जॉर्ब हो रही हो टोटल वर्क में चेंज हो रही है। ये एक बहुत ही आइडियल इंजन होगा, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस थी तो मैंने डेल्टा ई को 0 रख के सॉल्व कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर है 1 मोल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, कैलकुलेट वर्क, ठीक है, वर्क। तो हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू राइज द टेम्परेचर। तो देखो इसका एक फॉर्मूला लगता है माइनस एन आर डेल्टा टी। तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, ठीक है, हीटेड एट कांस्टेंट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर जो है N1 हो गया 8.314 हो गया, इंटू डेल्टा T1 हो गया, तो ये आ गया 8, ठीक है, 0.314 जूल। अगर सिस्टम इस तरह से एक्सपांसन हो रहा होगा तो इतना वर्क हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है, ये हो गया। फिर आगे आते हैं, इन आइसोथर्मल प्रोसेस 2 मोल ऑफ गैस एक्सपांड फ्रॉम 2 लीटर टू 10 लीटर रिवर्सिबली एट 300 केल्विन, कैलकुलेट डेल्टा एच, डेल्टा ई, W एंड Q। तो देखो बच्चों, आइसोथर्मल रिवर्सिबली अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है -2303 nRT log। अब यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो V2 अपॉन क्या, V1। द एक्सपांड हो रहा है तो W इक्वल टू -2303 इंटू 2 मोल इंटू 8.314 इंटू T। तो कितना टेम्परेचर लिया गया है, 300 केल्विन, लॉग 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 2,
ठीक है, इससे सपोज आपने कैलकुलेट किया वो आ गया x। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब पूछा है डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या है, तो ध्यान रखें डेल्टा एच और डेल्टा ई ये तो बच्चों होंगे जीरो, क्योंकि प्रोसेस है आइसोथर्मल। अब बचा क्या कि W, W आपने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ W इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू, या Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और माइनस जो भी आपके पास ये रिजल्ट आएगा माइनस में आ जाएगा। तो यही जो W वर्क निकलेगा वही Q की न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। बात समझ गए? तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। फिर और नेक्स्ट है कि वर्क डन बाय सिस्टम इज 8 जूल व्हेन 40 जूल हीट सप्लाइड टू इट। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दोगे डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई तो वर्क और हीट, तो हीट सप्लाई की गई है कितनी इसको 40 जूल, और वर्क डन बाय सिस्टम तो ये हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा 32 जूल का पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। मींस इतनी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी। फिर और है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम प्रेशर एट 2 atm टू 10 atm। तो डेल्टा ई डब्ल्यू एंड क्यू क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिवर्सिबली और आइसोथर्मली कह रहा है, तो फॉर्मूला लगा दोगे W इक्वल टू -2.303 nRT लॉग प्रेशर के बेस पे तो P1 अपॉन P2। तो W इक्वल टू -2.303, मोल्स 1 है, R की वैल्यू मान लो कैलोरी में ले लें, टेम्परेचर हो गया 300, लॉग P1 हो गया 2 और ये 10। इसको सॉल्व कर लो, ये जो भी आएगा प्लस में आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, और यही Q के इक्वल होगा मींस न्यूमेरिकली, और जो डेल्टा E है वो होगा 0। समझ गए ना? यहाँ पर Q निकालने के लिए आपको वही रिलेशन लेना होगा Q प्लस W, और डेल्टा E को 0 मान के तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कर दो, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये तो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशंस और उसके क्वेश्चंस। फिर अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है और ये है एंथैल्पी H। देखो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है। तो अभी आपने देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो एक्चुअल में जो सिस्टम है उसके इंटरनल पार्ट की टोटल एनर्जीज थी। जो जो एनर्जीज उसमें होती हैं उन सबको जोड़ दिया जाए। सिस्टम के बाहर क्या हो रहा है, उसकी सरफेस पे क्या हो रहा है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन इंथैल्पी में आ जाएं बच्चों, तो जो इंथैल्पी होती है ना सिस्टम की, वो एक्चुअली सिस्टम के इंटरनल पार्ट की जो एनर्जी है मींस ई, ओके, कि इंटरनल एनर्जी, और सिस्टम के बाहर जो सराउंडिंग है उसकी जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में सराउंडिंग के अगेंस्ट कितना वर्क हो रहा है या सिस्टम पे कितना वर्क हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मतलब सिस्टम की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो, और जो सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, उन दोनों को ऐड कर दें तो ये जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी। समझ गए ना? टोटल हीट कंटेंट इसको बोला जाता है। मींस सिस्टम की इंटरनल पार्ट की जो एनर्जी प्लस सिस्टम ने बाहर क्या प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया, इन सब का सम ही क्या कहलाता है बच्चों? एंथैल्पी। इसीलिए लिखते हैं H इक्वल टू E प्लस PV, जहां PV क्या है, इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और कांस्टेंट प्रेशर में लिया जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो H इक्वल टू E प्लस PV। और आगे बढ़ दें तो यहाँ ध्यान से देखें कि जो इंथैल्पी है ये इंटरनल एनर्जी के थ्रू बन रही है। देख रहे हैं आप, उसमें इंटरनल एनर्जी टर्म आ रहा है, और इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। ऐसे में हम इंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, केवल इंथैल्पी चेंज ले सकते हैं, और वो होगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो P डेल्टा V। तो P डेल्टा V यही एक क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है, ओके।
और डेल्टा ई, तो इस तरह से डेल्टा एच निकाला जा सकता है। और हमें अलग अलग प्रोसेस में, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो चाहे फिजिकल प्रोसेस हो, उनमें आप देखोगे डेल्टा एच ही निकाला जाता है, ना कि कहीं पर एच। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो ये एक रिलेशन होता है डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा ई आर प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पर डेल्टा एच आर इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और जो डेल्टा ई आर है इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि उस एनर्जी में एंथैल्पी चेंज मतलब वही है। तो इस तरह से डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा ई आर प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पर डेल्टा एन जी जब निकालोगे आप, ओके, तो ये आपको जितने गैसियस प्रोडक्ट्स हैं उनके मोल ऐड करने हैं, और उसमें से जितने गैसियस रिएक्टेंट्स हैं उनके जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन में, उनको ऐड करना है, और इस तरह से डेल्टा एन जी निकालना है। समझ गए ना कि डेल्टा एन जी निकालने में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, और उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो भी आपको उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिखते हैं उनको लेना है। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये लिखा है N1A प्लस N2B, ये गैस है और ये भी गैस है, और गिव्स N3C गैस प्लस N4D गैस, तो जब आप डेल्टा Ng निकालोगे तो आप लिखेंगे, ठीक है, N3 प्लस क्या N4, इनको ऐड करके माइनस N1 प्लस क्या N2, कि जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें जो आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिखते हैं उनसे डेल्टा एन जी निकालना है। ओके, अब यहाँ पर और आगे बता दूं कि डेल्टा एच क्यू के इक्वल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस क्यू यहाँ पर एक स्टेट फंक्शन बन जाता है। डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल होते हैं फॉर लिक्विड एंड सॉलिड सिस्टम। इसके अलावा अगर कोई आइसोकोरिक प्रोसेस चलेगा तो वहाँ पर भी डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी जो होगा, ठीक है, ये जीरो होगा, और यहाँ डेल्टा एन जी क्या होगा, जीरो होगा। तो सॉलिड लिक्विड में डेल्टा एन जी जीरो होगा, इसीलिए डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल हो जाएंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी जीरो होगा, और इसीलिए डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल होंगे। फिर और आते हैं, डेल्टा एच जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। बात क्लियर है? अगर कोई प्रेशर और वॉल्यूम चेंज दिया गया है किसी रिएक्शन का और डेल्टा एच पूछा गया है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P2V2, ठीक है, यहाँ पर लेंगे हम, तो ये रिलेशन लगता है P2V2 माइनस P1V1, तो इससे आप निकालेंगे डेल्टा एच। यहाँ तक बात क्लियर है? अब और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, आपको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उन रिएक्शन में हमें डेल्टा एच और डेल्टा ई के रिलेशंस बताने होते हैं। तो देखो कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं डेल्टा एच और डेल्टा ई के। तो तीन रिलेशन आपको दिखेंगे। एक होती है ऐसी रिएक्शंस जिनमें डेल्टा एन जीरो होता है, जैसे N2, ये कहाँ होगा डेल्टा एन जी जीरो बच्चों, पता है? जहाँ पर डेल्टा एन जी प्रोडक्ट इक्वल्स टू डेल्टा एन जी क्या होगा, रिएक्टेंट। और यहाँ पर जब आप चलेंगे तो डेल्टा एच आर इक्वल टू आएगा डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा एच आर, या डेल्टा एच जो है किसके इक्वल दिखेगा आपको, डेल्टा ई के। तो डेल्टा एच आर इक्वल डेल्टा ई आर, मतलब रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज बराबर होंगे इस तरह से। तो डेल्टा एन जी जैसे यही है N2 गैस प्लस O2 गैस, तो मेरा बन गया क्या, 2NO गैस। तो N2 का 1 मोल, O2 का 1 मोल, तो डेल्टा एन जी आर रिएक्टेंट तो कितने हो गए देख रहे हैं आप, 2। ऐसे ये कितना हो गया, 2, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो इस तरह से आपको मिला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और ये हो गए दोनों बराबर। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर दूसरी रिएक्शन में आते हैं जहाँ डेल्टा एन जी पॉजिटिव होता है। ये कब होगा पॉजिटिव, जब प्रोडक्ट्स के मोल जो हैं रिएक्टेंट के मोल से ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई आएगा। देखो कैसे, PCl5 गैस है, PCl3 गैस प्लस Cl2,
तो यहाँ पर डेल्टा एन जी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर पहले आप देखें रिएक्टेंट के गैसियस मोल 1 है और प्रोडक्ट्स के गैसियस मोल्स 2 है। तो आप जब डिफरेंस निकालोगे तो 2 माइनस 1 मीन्स 1। तो यहाँ पर आपने रिलेशन देखा कि ये हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर टी, मीन्स डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई मिलेगा। समझ गए ना। और इस तरह से जैसे सी सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो CO इसके लिए भी ये रिलेशन बनेगा। ठीक इसी तरह से ये हो गया सी सॉलिड प्लस हाफ O2 CO, तो यहाँ पर भी डेल्टा एन पॉजिटिव होगा। CaCO3 के डिकम्पोजिशन के लिए भी क्या दिख रहा है यहाँ पर डेल्टा एन पॉजिटिव। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए डेल्टा एन जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई। समझ गए यहाँ तक आप अच्छी तरह से। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तीसरा पॉइंट है कि जहाँ निगेटिव होगा डेल्टा एन जी का वहाँ पर डेल्टा एच छोटा होगा देन डेल्टा ई, मीन्स डेल्टा एच की निगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी देन डेल्टा ई की निगेटिव वैल्यू से, और यहाँ पर डेल्टा एच की निगेटिव वैल्यू कम आएगी देन डेल्टा ई की निगेटिव वैल्यू से। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो सीधा समझ में आ जाएगा आपको। मतलब आपको साइन देखना है, अगर पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एच की ज़्यादा है डेल्टा ई से तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर जो है डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। ओके, इस तरह से। और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ देखो डेल्टा एन जी की निगेटिव वैल्यू मीन्स N2 3H2, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल्स हैं 4 और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मोल हैं 2, तो डेल्टा एन जी आ गया -2। तो आप रिलेशन रखेंगे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा एच है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या है डेल्टा ई, मीन्स डेल्टा एच की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ज़्यादा नेगेटिव आएगी देन डेल्टा ई की न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर नेगेटिव में है। जैसे यही देखो डेल्टा ई ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया -46 किलो जूल, तो डेल्टा एच क्या होगा। आपने पहले डेल्टा एन जी निकालेंगे तो ध्यान रखें यहाँ हमें 1 मोल की दे रखे हैं, ये लिखा है कि डेल्टा ई फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -40 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है पता है कि आपको 1 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन रिएक्शन के थ्रू लिखना है, ना कि आप डायरेक्ट N2+3H2 2NH3 लिख दें और डेल्टा ई लिख दिया, वो फिर 2 मोल का हो जाएगा। उसी हिसाब से फिर डेल्टा एन जी भी आएंगे। तो आपने 1 मोल का फॉर्मेशन लिखा 1/2N2 प्लस 3/2H2, तो क्या बन गया अमोनिया। तो Ng निकला इसका आधा मोल, इसका 1.5 मोल। तो रिएक्टेंट के मोल्स हो गए टोटल कितने 2, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आ गया 1, तो डिफरेंस आया -1 का। अब आप यूज़ करोगे डेल्टा एच, डेल्टा ई की जगह मैंने यही रख दिया है ना, माइनस ये रख दिया। आर की वैल्यू चूंकि 46 किलो जूल थी तो आर की वैल्यू भी मैंने किलो जूल में ले ली, और टेम्परेचर 25 था 298। और आगे सॉल्व करते जाएं तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा एच ज़्यादा निगेटिव आ रहा है देन डेल्टा ई, इसलिए हम कहेंगे कि डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर है, तो समझ में आ गया। तो ये था हमारा डेल्टा एच और उससे रिलेटेड जो भी रिलेशंस हैं जो आप पढ़ेंगे, तो यही रिलेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। इतने रिलेशन आपको एंथैल्पी में अच्छी तरह से याद रखना है। आप समझ गए होंगे कि एंथैल्पी क्या है। तो एंथैल्पी सिस्टम की वो एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी से भी बनी है और बाहर कितना प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा है उससे जुड़ी हुई है। और इस तरह से आपने सारे रिलेशन एंथैल्पीज के देखे। अब हम आ जाते हैं, एक टॉपिक और बचता है हमारा लास्ट, और ये है हीट कैपेसिटी सी। तो देखो बच्चों, हीट कैपेसिटी मींस द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री। समझ गए ना कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री बढ़ाना है, रेज करना है, तो उसके लिए कितनी हीट लग रही है वो क्या है बच्चों, हीट कैपेसिटी। यहाँ पर सिस्टम का मास नहीं बताया गया, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब सिस्टम अगर बड़ा है तो उसका टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा हीट लगेगी, टेम्परेचर छोटा है तो यही हीट कम हो जाएगी। तो इस तरह से द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। और सिस्टम को जो भी हीट दी जाती है वो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि Q एब्जॉर्ब बाय सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T।
और आगे बढ़ें तो Q इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। सोचो डेल्टा टी 1 डिग्री या 1 केल्विन कर दें, चूंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है तो डिग्री केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड सेम आएगा, तो C इक्वल टू क्यू। और यही कह रहा है ना कि सिस्टम का टेम्परेचर हम 1 डिग्री चेंज करें तो जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वही क्या है, हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो हीट मतलब Q क्या है, हीट, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन। यहाँ तक बात समझ गए। तो यहाँ पर ये बता दूं कि जो C है वो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए बच्चों, इस तरह से। और एक पाथ फंक्शन भी है ये, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी है, जब अभी हम टाइप्स में जाओगे तो आप देखोगे कि सिस्टम को जो हीट सप्लाइड की जा रही है वो किस तरह का प्रोसेस लेके की जा रही है, कांस्टेंट प्रेशर में या कांस्टेंट वॉल्यूम में, दोनों में हीट की वैल्यू अलग अलग आती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम प्रोसेस बदल रहे हैं तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी बदल रही है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, पाथ फंक्शन। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब आता है, एक होती है स्पेसिफिक हीट, या इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो यहाँ पर अब एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दी गई है कि हीट रिक्वायर्ड फॉर रेज टेम्परेचर ऑफ पर ग्राम ऑफ सिस्टम वाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या थ्रू 1 सेंटीग्रेड। समझ गए बच्चों कि एक ग्राम सिस्टम लिया जाए, सिस्टम का क्या लिया जाए, 1 ग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 1 ग्राम सिस्टम का 1 ग्राम लिया जाए, या सिस्टम के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री अगर रेज कराना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए कितनी हीट लग रही है वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट। मींस CS इक्वल टू टोटल हीट कैपेसिटी अपॉन मास। समझ गए ना, मतलब यहाँ पर जो लिखा है ये है हीट कैपेसिटी अपॉन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये है अपॉन मास ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम का आप हीट कैपेसिटी लें और मास ऑफ सिस्टम, तो CS इक्वल टू C अपॉन M। और आगे बढ़ जाएं तो C इक्वल टू क्या था, Q अपॉन डेल्टा टी, और M तो M ही है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगेगा। तो यूनिट होगी जूल केल्विन ग्राम, तो जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स। तो यहाँ तक बात क्लियर है। फिर आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी CM। तो देखो यहाँ लिखा है, अब मोलर टर्म आ गया, मीन्स हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए ना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोल सब्सटेंस का कितना लिया जाए बच्चों, 1 मोल, और उसका टेम्परेचर जो है कितना बढ़ा दिया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो जितनी हीट की जरूरत है उसे हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो जितनी भी स्पेसिफिक हीट है उसमें हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ पर जो M है ये क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास ऑफ सिस्टम, ठीक है, और ये है CS, ठीक है, और यहाँ पर जो CS है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। मतलब 1 ग्राम की कितनी है, तो मोलर मास के बराबर, अगर हम मास के बराबर ग्राम में अमाउंट ले लें तो उसकी कितनी होगी, वही CM बन जाएगी। मींस स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास ऑफ सिस्टम। अब ये आपने देखा जो स्पेसिफिक हीट थी वो है Q अपॉन डेल्टा टी इंटू M। तो इस तरह से आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। और आगे बढ़ोगे इसकी यूनिट में तो ये बचेगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये इसकी क्या है, यूनिट। अब यहाँ बता दूं मैं कि जो CS है और CM ये क्या है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझ गए ना, क्यों है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये पर ग्राम या पर मोल से रिलेटेड है। तो इस तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम पर ग्राम या पर मोल में ला दें तो वही बन जाएगी क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए ना, तो यहाँ तक आ गए। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज। तो देखो बच्चों जो हीट कैपेसिटीज हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। मींस ये भी एक क्या है, पाथ फंक्शन है।
तो Cm एक तो होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम सिंबलाइज्ड करते हैं Cp। तो ये है हीट रिक्वायर्ड फॉर रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर दें हम, ठीक है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के और 1 मोल जो सब्सटेंस है वो लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करें, तो ये कहलाती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसे लिखेंगे Cp इक्वल टू QP अपॉन डेल्टा H। QP क्या हो जाएगा, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V और डेल्टा T। तो इस तरह से हमारे पास Cp आएगा डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, या और बढ़ें तो डेल H अपॉन डेल T। यही है स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करेंगे तो सिस्टम की एंथैल्पी में चेंज आएगा। समझ गए ना कि जो Cp है वो मेजर करता है कि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर में तो सिस्टम की एंथैल्पी में चेंज आएगा। तो इस तरह से दोनों का रेशियो ही क्या है बच्चों, Cp। फिर आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो इसको बोलते हैं Cv। तो जो Cv है, ठीक है, कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, ठीक है, थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कि कांस्टेंट वॉल्यूम में हम 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो इसके लिए कितनी हीट लगनी है वो कहलाएगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फॉर्मूला होगा QV अपॉन डेल्टा T। चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में आप जानते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो QV इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E। बस इसको रख दो आप, तो ये बन जाएगा डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इक्वल टू CV। तो ये है कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रख के टेम्परेचर चेंज किया जाए तो इससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। समझ गए ना। और इसीलिए ये रेशियो बन जाता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। अब आता है दोनों में क्या रिलेशन है बच्चों, तो इसका डेरिवेशन होता है, बस आप डायरेक्ट याद रखना है, Cp ग्रेटर देन Cv। तो इसका मतलब है कि Cp R प्लस क्या हो जाएगा, Cv। इसका मतलब हुआ कि Cp ग्रेटर देन Cv फॉर सेम सिस्टम। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज करोगे, बढ़ाओगे, तो जो हीट देंगे वो केवल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज में यूज होगा और जल्दी से जल्दी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ जाएगा। समझ गए ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर हम सिस्टम को हीट देंगे तो वो केवल और केवल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा और ऐसे में सिस्टम का टेम्परेचर जल्दी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा और कम हीट लगेगी। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर में दोगे तो देखो सिस्टम में जो हीट आप दे रहे हैं वो 2 वर्क्स में 2 पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी और इसके अलावा सिस्टम द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क भी होगा। तो पर मोल गैस का पर केल्विन में जो वर्क होता है वो R के इक्वल होता है। इसलिए जितना भी Cv था उसमें वो वर्क जो पर मोल पर केल्विन गैस द्वारा जो वर्क किया गया उसमें भी वो हीट यूज हो जाएगी। तो इस तरह से हमें सिस्टम का टेम्परेचर अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो जितनी हीट आपने कांस्टेंट वॉल्यूम में दी थी उससे 1 डिग्री नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उस हीट का कुछ पार्ट एक्सटर्नल वर्क में यूज हो जाएगा।
तो ऐसे में Cp की वैल्यू, फिर भी हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है सिस्टम का, तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। और वो कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी? कांस्टेंट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में R के इक्वल, मतलब 1 मोल गैस द्वारा पर केल्विन में जितना वर्क होता है उसके रिस्पेक्ट में उतनी एनर्जी और एक्स्ट्रा दोगे, तब जाके सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री कांस्टेंट प्रेशर में बढ़ पाएगा। और यही रीजन है कि Cp ग्रेटर देन क्या आता है? Cv। अब एक रेशियो होता है पाइसॉन, Cp अपॉन Cv, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और ट्राई एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस में जो Cp होता है 5/2R होता है और Cv 3/2R। इनका रेशियो लोगे तो आएगा 1.66। आइडियल गैस या मोनो एटॉमिक गैसेस जैसे इनके लिए ये इनका स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है। ठीक इसी तरह से डाईमैग्नेटिक गैस है, सॉरी डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस में जो है ये है Cp 7/2R और Cv है 5/2R। और इनका रेशियो आएगा 1.40, जैसे कि O2, H2, Cl2, N2, इस तरह की गैसेस के लिए ये आएगा। तीसरा है ट्राई एटॉमिक गैस, Cp 4R और Cv 3R, और इनका रेशियो आएगा 1.33। O3, SO2, H2S, CO2 एक्सेट्रा, इनके लिए ये रेशियो आता है। तो ये क्वेश्चंस में कहीं कहीं यूज होता रहता है। और एक ही Cp और Cv से रिलेटेड है दो इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन। तो देखो बच्चों, किरचॉफ इक्वेशन ये बताते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से जो इंटरनल एनर्जी चेंज है उसमें क्या चेंज आता है या इंथैल्पी में क्या चेंज आता है, इससे रिलेटेड है। मींस कांस्टेंट वॉल्यूम में जो रिएक्शन एनर्जी है वो, या कांस्टेंट प्रेशर में जो इंथैल्पी है उसमें क्या वेरिएशन आता है टेम्परेचर को चेंज करने से, इसी से रिलेटेड है किरचॉफ इक्वेशन। नॉर्मली तो हम इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन की इंथैल्पी में या इंटरनल एनर्जी चेंज में मेजरेबल चेंज नहीं आते। फिर भी अगर कोई माइनर भी चेंज आता है तो हम किरचॉफ इक्वेशन से ये चेंज निकाल सकते हैं। और डेल्टा Cp कैसे निकालोगे? वही Cp ऑफ प्रोडक्ट की और Cp ऑफ रिएक्टेंट की लोगे। ऐसे Cv प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, डेल्टा H1, डेल्टा H2, T1 और T2 टेम्परेचर में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। और E1 और E2 इसी तरह से इंटरनल एनर्जी चेंजेस हैं एट कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम में, और T1 और T2 टेम्परेचर्स में। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो ये याद रखना है। फिर और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट CCm ऑफ एल्यूमिनियम इफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम 300 टू 400 केल्विन इज 1215। तो देखो यहाँ पर आपको Q दे दिया इन्होंने, टेम्परेचर का चेंज बता दिया तो C निकला आया। अब आपको Cs निकालना है, तो जितना मास है तो हीट कैपेसिटी को मास ऑफ एल्यूमिनियम से डिवाइड कर दो। ठीक इसी तरह से जो भी आपकी स्पेसिफिक हीट आ रही है, समझ गए ना, उसको हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये हो जाएगी मोलर हीट कैपेसिटी। और आगे बढ़ जाएं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 लीटर वाटर फ्रॉम 300 टू 400 केल्विन। यहाँ दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, बस तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है Cs, स्पेसिफिक हीट का लगा दो, तो Cs इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T इंटू M। तो Q इक्वल टू Cs डेल्टा T इंटू M। यहाँ M जो है वो कर दो आप 1000 ग्राम, डेल्टा T कर दोगे 100, और Cs आपको दे रखी है, इसे सॉल्व कर लो कि 1 लीटर अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री चेंज कर दें या 100 केल्विन, और पर ग्राम के लिए इतनी हीट लग रही है, तो 1000 ग्राम के लिए कितनी लगेगी वो निकाल लो। इसी तरह से लिखा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 0.075 कैलोरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फार्मूला वेट इज 40। कैलकुलेट एटॉमिसिटी ऑफ गैस। तो देखो बच्चों, पहले हम Cv निकाल लें, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? स्पेसिफिक हीट इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, तो ये आ गया 3 कैलोरी। फिर Cp निकाल लो, तो Cv प्लस R, तो 3 प्लस 2 तो 5 कैलोरी।
रेशियो निकाल लो 5/3, तो ये कितना आ रहा है 1.66। तो ये शो कर रहा है कि गैस कैसी है, मोनो एटॉमिक। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जो मैंने मैटर आपको समझाया। इसको अच्छे से एक बार फिर कई बार देखें, एक एक चीज़ क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। अब हम इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारा क्या बच्चों, इसके बाद स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस, समझ गए ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसके बारे में अगला टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। तो जितना मैं लिखा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करो, इससे बाहर कुछ भी नीट में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।